बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। मैं मुंबई पहुंचकर किसी दिन शिवाजी अस्पताल जाकर वहां की इंतज़ामिया से मालूम करूंगी आखिर क्या बात है कि वहां जुमेरात को डबल हमशक्ल बच्चे पैदा होते हैं। वहां की इंतज़ामिया सच नहीं बोलेगी। क्यों सच नहीं बोलेगी? अगर ये हकीकत जाहिर हो गई तो जुमेरात को मां बनने वाली औरतें इस डर से नहीं आएंगी कि इन्हें 2 बच्चे पैदा करने की तकलीफ से गुजरना होगा। अगर तुम जासूसा होती तो बड़ी चालाकी से वहां का राज मालूम कर लेती। मैं जासूसा हूँ। मीना को गलती का एहसास हुआ। जासूसा बनने वाली बात को छुपाया जाता है। वो जल्दी से बोली, मेरा मतलब है मैं जासूसा नहीं हूँ, मगर जासूसी करना कोई बड़ी बात तो नहीं है। बहुत बड़ी बात है। अच्छा ये बताओ, तुम अस्पताल वालों की छुपाई बात कैसे मालूम करोगी? बहुत आसानी से। कल जुमेरात है, मैं किसी वक्त मेकअप करके एक नकली उभरा हुआ पेट बनाकर अस्पताल जाऊंगी। इसी तरह मैटरनिटी वार्ड तक पहुंचकर मालूम करूंगी किसी ने डबल बच्चे पैदा किए हैं या नहीं। आइडिया अच्छा है, लेकिन ऐसी जगह मां बनने वाली औरत अपने पति के साथ नाम और पता लिखवाने जाती है। मैं इस राज तक पहुंचने के लिए तुम्हारा पति बनने के लिए तैयार हूं। क्या बकवास कर रहे हो? मैं अभी कुंवारी हूं, तुम्हें पति कैसे बना सकती हूं? ना बनाओ। अस्पताल वाले पूछेंगे कि पति के बगैर मां कैसे बनने वाली हो। इसने पोरस को देखा, फिर कहा, वैसे तुम बहुत हैंडसम हो, लेकिन किसी हैंडसम से ब्याह किया जाता है, ड्रामा करने के लिए पति नहीं बनाया जाता। तुम इतनी सुंदर हो कि मैं ब्याह कर सकता हूँ। तुम्हें देखते ही दिल की धड़कनें पुकारने लगती हैं। मीना मीना। वो हैरानी से बोली, तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम हुआ? वो रवानी में इसका नाम ले चुका था, फिर फौरन ही बात बनाते हुए बोला, क्या तुम्हारा नाम भी मीना है? आह, मेरी स्वर्गवासी प्रेमिका का नाम भी मीना था। वो तुम्हारी तरह खूबसूरत थी, तुम्हारी तरह धीमी आवाज में बोलती थी। इनकी मौत के बाद मैंने दिल पर पत्थर रख लिया। पत्थर बहुत भारी था। आज तुम्हें देखकर दिल हल्का हो रहा है। क्या मुझे हल्का रहने दोगी? प्लीज, पहली मुलाकात में ऐसी बातें ना करो। तो फिर दूसरी मुलाकात कहाँ होगी? मैं सोचूंगी। सोचने के बाद जवाब दोगी। जवाब देने के लिए अपना फोन नंबर दे दो। मैं कल शाम 6 बजे शिवाजी अस्पताल में मिलूंगी। मेरे डैडी बहुत बड़े सरकारी अफसर हैं। इनके हुक्म से मैं मैटरनिटी होम का रजिस्टर चेक करूंगी तो पता चल जाएगा कि वहाँ हर जुमेरात को डबल बच्चे पैदा होते हैं या नहीं। ठीक है, मैं कल 6 बजे वहाँ तुम्हारा इंतजार करूंगा। वहां से जरा फासले पर जीना अपनी सीट पर कुछ बैठी और कुछ लेटी हुई सोना चाहती थी। पारस को देखकर बोली, ये दूसरे मुसाफिर की सीट है, तुम अपनी सीट पर जाओ। कैसे जाऊं? यहाँ बैठने वाला मेरी सीट पर गया है, कह रहा था। इसे एक जवान लड़की के साथ सोते हुए शर्म आती है। क्या बकवास है? क्या मैं इसे अपने साथ सोने को कह रही थी? तुम्हारे ना कहने से क्या होता है? ये दोनों सीटें मिली हुई हैं। जब दोनों सीटों के मुसाफिर सोएंगे तो एक साथ सोते हुए दिखाई देंगे। जब तक मैं सोती रहूंगी तुम बैठे रहोगे। मैं तुम्हारे भले के लिए समझा रहा हूँ। लेटा रहूंगा तो तुम सिर्फ सर से कमर तक दिखाई दोगी। बैठा रहूंगा तो ये हुस्नो शबाब सर से पैर तक नजर आएगा। ऐसे में किसी भी मर्द का दिल वो हो सकता है। वो उठकर बैठ गई। गुस्से से बोली, वो का क्या मतलब होता है? तुम्हारा गुस्सा बता रहा है कि मतलब समझ गई हो। वो अपनी सीट सीधी करती हुई बोली, गुस्सा इसलिए आ रहा है कि तुम्हारे मौजूदगी से नींद हराम हो गई है, और वो शख्स जो पहले यहाँ बैठा हुआ था इसने नींद हराम नहीं की। इसकी मौजूदगी में क्लियोपेत्रा के स्टाइल में लेटी हुई थी। मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ, किसी के भी सामने लेट सकती हूँ। क्या ये बात तुम अपने बाप से कह सकती हो? यू शट अप, तुम मेरे बाप नहीं हो। भगवान किसी बदनसीब को तुम्हारे बाप न बनाए। तुम्हारे कहने से क्या होता है? मेरा एक बाप है। अच्छा हुआ तुमने बता दिया कि तुम्हारा एक ही बाप है। क्या तुम्हारी इस बात का मतलब क्या हुआ? तुम तो पीछे पड़ जाती हो। देखो, तुम्हारा एक ही बाप है, मेरा भी एक ही बाप है। ये आस पास जितने मुसाफिर बैठे हैं इनके भी एक एक बाप हैं। बोलो हाँ।
हाँ, बेशक सबका एक ही बाप होता है। वो जो सामने वाली सीट पर तुम्हारी हम शक्ल बैठी है इसका भी एक ही बाप है, यानी इसका एक बाप है, तुम्हारा एक बाप है, यानी दो बाप हो गए। वो अचानक उछलकर कराटे का हाथ मारने की पोजीशन में खड़ी हो गई। फिर त्यारे के सोने और जागने वाले मुसाफिरों को देखकर बोली, तुम्हारी किस्मत अच्छी है, अगर कोई दूसरी जगह होती तो तुम्हें जिंदा न छोड़ती। अगर अपनी भलाई चाहते हो तो अपनी सीट पर वापस चले जाओ। नहीं, अपनी सीट पर जाते हुए डर लग रहा है। वो जो मेरे साथ बैठा हुआ है वो पता नहीं कैसे मेरे अंदर की बात जान लेता था और मुझसे कहता था मैं कोई बात सोचूं और मैं सोचता था और वही बात वो बता देता था। कोई जादूगर है। जीना सहम कर बैठ गई। फिर बोली, क्या तुम जो सोचते थे वो बता देता था? हाँ, तुम खुद जाकर इसके पास सोचो, वो बता देगा क्या सोच रही हो। मुझे ऐसे शख्स के पास जाने की जरूरत ही क्या है? क्या वो बातों से हिंदुस्तानी लगता है? हाँ, हम हिंदुस्तानी भला दूसरे हिंदुस्तानियों को कैसे नहीं पहचानेंगे? किसी न किसी बात पर मुंह में राम नाम आ ही जाता है। ठीक है, तुम आराम से लेट जाओ, मैं जा रहा हूँ। नहीं, तुम इसके पास ना जाओ। क्यों? वो तुम्हारी सोच मालूम करके मेरे दिमाग में भी आ जाएगा। सॉरी, मैं ऐसी जगह नहीं बैठ सकता जहाँ मुझे नफरत मिले। मैं तुमसे नफरत नहीं कर रही हूँ, लेकिन तुम्हारा अंदाज मोहब्बत वाला भी नहीं है। मैं साफ साफ कहता हूँ, मुझसे मोहब्बत करोगी तो यहाँ बैठा रहूंगा। क्या जबरदस्ती मोहब्बत करूंगी? क्या जबरदस्ती यहाँ बैठा रहूं? वो जाने के लिए उठने लगा तो जीना ने इसका हाथ पकड़ लिया। इसने कहा, भारतीय नारी एक बार किसी का हाथ पकड़ती है तो जिंदगी भर किसी दूसरे का हाथ नहीं पकड़ती। मेरे हाथ पकड़ने का मतलब ये नहीं है। तो फिर मुझे जाने दो, प्लीज बैठ जाओ, मैं तुम्हें समझाती हूँ। वो बैठते हुए बोला, तुम क्या समझाओगी? क्या मैं गबरू जवान नहीं हूँ? क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? मेरे चेहरे में कोई खराबी है? ये बात नहीं है, दरअसल किसी पर दिल आने की बात है। मैं इसे सोच पढ़ने वाले से कहूँगा कि वो तुम्हारा दिल मुझ पर मायल कर देगा। वो पारस का हाथ खींचकर बोली, नहीं, ना जाओ, मेरा दिल तुम पर आ गया है। मैं कैसे यकीन कर लूं? देखो मैं तुम्हारे कितने करीब होकर बैठी हुई हूँ। करीब ऐसे नहीं होते, यूं मेरे एक बाजू में आओ और मेरे साथ हाथ में अपना हाथ देकर प्यार भरी बातें करो। वो जीना को अपने एक बाजू में खींचकर इसके ख्यालात पढ़ रहा था। वो अंदर ही अंदर खुद को समझा रही थी, टेलीपैथी जानने वाले बाप बेटे से बचने के लिए इस कमबख्त हम सफर को बर्दाश्त करना ही होगा। मैं मुंबई पहुंचकर इस जबरी मोहब्बत करने वाले को हवालात में पहुंचा दूंगी। पारस ने इसकी सोच में कहा, मगर मुंबई पहुंचने तक पता नहीं इसकी आगोश में आकर मेरा दिल इस पर मायल हो रहा है। इसकी अपनी सोच ने कहा, मैं इसी लिए किसी गबरू जवान के करीब नहीं जाती। आज मजबूरन करीब आई हूँ तो फिसल रही हूँ। कुछ पारस इसे मायल करता रहा और कुछ से ज्यादा वो खुद इसकी कुर्बत से सहरज़दा होती रही। पता ही ना चला कि वक्त कैसे गुजर गया। 1 घंटे बाद मुंबई पहुंचने वाले थे। पारस ने ख्याल ख्वानी के जरिए इसे सुला दिया, फिर अपना बैग लेकर टॉयलेट में आया और पासपोर्ट की तस्वीर के मुताबिक फिर रेडीमेड मेकअप के जरिए अपना चेहरा तब्दील कर लिया। मुंबई पहुंचने से पहले सोने वाले मुसाफिरों को जगाया गया। इन्हें सीट की पुश्त सीधी रखकर सेफ्टी बेल्ट बांधने की हिदायत की गई। जीना ने आंखें खोलकर देखा, जिसके पहलू में वो सो रही थी अब वो नहीं था। इसने सोचा शायद मुंह हाथ धोने के लिए टॉयलेट की तरफ गया है। वो टॉयलेट में आई, खुद मुंह हाथ धोकर तौलिए से पोंछकर मेकअप दुरुस्त किया, बालों को ब्रश करके वापस आते हुए कई मुसाफिरों पर नजर डालती हुई आई, लेकिन इसे आगोश में सुलाने वाला नजर नहीं आया। वो मीना के पास जाकर इसके हमशक्ल भाई जमुना प्रसाद से पूछ सकती थी, लेकिन जहाज उतरने वाला था। बेल्ट बांध कर बैठ गई और सर घुमाकर इधर उधर देखने लगी। पारस करीब ही एक सीट पर मौजूद था, लेकिन इसे पहचान नहीं पा रही थी। जहाज से उतरते वक्त इसने पारस की तरफ इशारा करते हुए मीना से पूछा, इनका हमशक्ल भाई मेरे पास बैठा हुआ था, वो नजर नहीं आ रहा है। पारस ने कहा, यहाँ मुसाफिरों की भीड़ में होगा, इमिग्रेशन काउंटर पर मिलेगा। एयरपोर्ट पर मीना और जीना का अफसर बाब योगा जानने वाले 6 सुरागरसानों को लेकर आया था ताकि महाराज और महेश को गिरफ्तार कर सके, और उमा नीलमा ने अपने कादावर बॉडी बिल्डर ताबेदार शेबा जी साधारण को भेजा था कि वो महाराज और महेश को एक बंगले में ले आए। जीना ने इमिग्रेशन काउंटर की कतार में खड़े हुए लोगों को देखकर मीना से कहा, वो यहाँ भी नजर नहीं आ रहा है। पोरस ने कहा, शायद हमारे यहाँ आने से पहले वो
इमिग्रेशन काउंटर से गुजरकर चला गया है। इसे सुबह होते ही नाश्ता करने की आदत है। वो लगेज हाल से सामान लेकर रेस्टोरेंट गया होगा। पारस जीना से दूर होकर इन बाप बेटे के दिमाग में पहुंचा हुआ था ताकि इंटेलिजेंस वाले इन्हें किसी तरह न पहचाने। इसने बाप बेटे को मजबूर किया था कि वो सबसे पहले इमिग्रेशन काउंटर से गुजरकर विजिटर लॉबी में आए। वहां महाराज ने शिवाजी सादरन को देखते ही पहचान लिया। दोनों बाप बेटे ने पूछा कि इसकी पत्नी उमा देवी भी आई है या नहीं। शिवाजी ने कहा वो कुछ दिनों के लिए पूना गई है, जल्द ही आ जाएगी। हमें यहाँ से फौरन चलना चाहिए। मैंने यहाँ इंटेलिजेंस वालों को देखा है। वो तीनों एयरपोर्ट से बाहर आए और एक कार में बैठकर जाने लगे। पारस महाराज के दिमाग में मौजूद था। इधर जीना इसे रेस्तोरां में देख आई थी। पारस ने दोनों बहनों के सामने परेशानी जाहिर करते हुए कहा, अब मेरी समझ में आ रहा है कि मेरा भाई मुसीबत में फंस गया है। कैसी मुसीबत? इन टेलीपैथी जानने वाले बाप बेटे ने इसे ट्रैप किया होगा और इसे गायब दिमाग बनाकर अपने साथ ले गए होंगे। जीना ने तायद की, हाँ, कल रात सफर करते वक्त एक शख्स इसके ख्यालात पढ़ता रहा था। ओह गॉड, वो बेचारा दुश्मनों के चुंगल में चला गया है। विजिटर लॉबी में इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल धर्मराज सक्सेना ने अपनी दोनों बेटियों से कहा, इन टेलीपैथी जानने वाले बाप बेटे को पहचानो और इनके सामने गूंगी बनी रहो। हमारे योगा जानने वाले जासूस इन्हें पकड़कर ले जाएंगे। जीना ने कहा, पिताजी वो दोनों बाप बेटे मेरे एक हमसफर को ट्रैप करके ले गए हैं। मीना ने कहा, पिताजी इनसे मिलें, ये मेरे हमसफर थे। इनका नाम गंगा प्रसाद है। वो बाप बेटे जिसे ले गए हैं इसका नाम जमुना प्रसाद है और हम बहनों की तरह ये दोनों भाई भी हम शक्ल हैं। पोरस ने कहा, मीना तुम भूल रही हो, मैं छोटा भाई हूँ। मेरा नाम जमुना प्रसाद और इसका नाम गंगा प्रसाद है। हम बहनों की तरह ये दोनों भाई भी हम शक्ल हैं। पोरस ने कहा, मीना तुम भूल रही हो, मैं छोटा भाई हूँ। मेरा नाम जमुना प्रसाद और इसका नाम गंगा प्रसाद है। धर्मराज सक्सेना ने मोबाइल फोन पर अपने सुरागर सानों से कहा। वो टेलीपैथी जानने वाले बाप बेटे एक नौजवान जमुना प्रसाद को। पोरस ने कहा, जमुना प्रसाद मैं हूँ। वो फोन पर बोला, जमुना प्रसाद नहीं, गंगा प्रसाद को ट्रैप करके ले गए हैं। तुम लोगों ने पार्किंग एरिया में खड़ी हुई गाड़ियों के नंबर नोट किए थे, पता चलाओ किस नंबर की गाड़ी कहाँ गई है। इसने फोन बंद करके दोनों बेटों से कहा, अंडरग्राउंड माफिया के मुजरिमों ने बांद्रा के इलाके में बड़ी वारदात के जरिए दहशत फैला दी है। मुझे वहां फौरन जाना होगा। मेरे मुसल्लह मातहत तुम्हें बहिफाजत बंगले तक पहुंचा देंगे। और जमुना प्रसाद तुम्हें कहाँ मिला है? पोरस ने कहा, हम कई बरस के बाद अपने भारत देश को देखने आए हैं। यहाँ हमारा कोई नहीं है। तमाम रिश्तेदार जर्मनी, पेरिस और लंदन में रहते हैं। यहाँ किसी होटल में चला जाऊंगा। मीना ने कहा, पिताजी एक तो मिस्टर जमुना के भाई को यहाँ आते ही ट्रैप किया गया है, दूसरे ये तन्हा होटल में भाई के लिए परेशान होते रहेंगे। क्या आप इन्हें मेहमान नहीं बना सकते? पोरस ने कहा, नहीं, आप मेजबानी की जहमत न करें, मैं अकेला हूँ, किसी भी होटल में गुजारा हो जाएगा। धर्मराज सक्सेना ने कहा, जब मेरी बेटी ने कह दिया है तो तुम हमारे ही मेहमान बनकर रहोगे। इनके साथ जाओ। वो सब मुसल्लह मुहावजों के साथ चले गए। पारस ख्याल खुआनी के जरिए इन बाप बेटे के साथ था। वो दोनों शिवाजी सादरन के साथ एक कार में जा रहे थे। पिछली सीट पर बैठे हुए महाराज ने अपने दिमाग में सोच की लहरों को महसूस किया। उमा ने कहा, महाराज मुझे खुशी है कि तुम अमरीकियों की कैद से निकल आए हो और अब हमारे साथ रहोगे। महाराज ने कहा, हमारे नसीब अच्छे थे कि हमें हिप्नोटाइज करने वाला एक हादसे में अस्पताल पहुंच गया। इसके तनवीमी अमल की मुद्दत खत्म हो गई थी। मैंने और महेश ने इस मौका से फायदा उठा लिया। वैसे इस बात का अफसोस है हम यहाँ आए हैं और तुम पूना चली गई हो। तुम तो जानते हो हम टेलीपैथी जानने वालों के बेशुमार दुश्मन होते हैं। मैं एक दुश्मन से निपटने आई हूँ, कल तक वापस आ जाऊंगी। पारस और पोरस को यकीन की हद तक शुबा था कि उमा दरअसल नीलमा है। मुकम्मल तौर पर आत्मा शक्ति हासिल न होने के बावजूद इसे कोई ऐसा मौका मिल गया है कि वो नासरा के जिस्म को छोड़कर किसी उमा के जिस्म में समा गई है। महाराज और महेश के दिमागों में रहकर आइंदा इसकी असलियत मालूम हो सकेगी।
वो दोनों शेबा जी के साथ बंगले में पहुंच गए। शेबा जी ने मुलाजमा से कहा, फौरन मेज पर नाश्ता लगाओ, मेरे गुरु और महेश भाई पहले पेट पूजा करेंगे, फिर मैं इन्हें दिखाऊंगा कि ये बंगला कितना खूबसूरत है। 15 मिनट बाद वो नाश्ते की मेज पर थे। महाराज ने नाश्ता करने के दौरान में कहा, शेबा जी तुम मेरे चेले हो, मुझे गुरुदेव कहते हो, मगर मेरी बहू उमा ने तुम्हारे दिमाग को लाक्ट करके अच्छा नहीं किया। गुरु और चेले के दरमियान पर्दा नहीं होना चाहिए। गुरुदेव अगरचे उमा ने ऐसा किया है, लेकिन वो दिल की बहुत अच्छी है, आपकी बहुत इज्जत करती है। जब आप इससे मिलेंगे तो आपकी सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी। वो बाप बेटे उमा से मिलने वाले थे, लेकिन शिवाजी साधारण की तरह मामूल और ताबेदार बनकर इन्होंने नाश्ता करने के दौरान ही अपने अंदर कमजोरियां महसूस की। महाराज ने कहा, ये क्या हो रहा है शिवाजी, तुम अपने गुरुदेव और इसके बेटे को धोखा दे रहे हो, हम असाबी कमजोरियों में मुब्तला हो रहे हैं। शिवाजी ने कहा, गुरुदेव आप गलत न समझे, मैं भी आपके साथ खा रहा हूँ, लेकिन मुझे किसी तरह की कमजोरी महसूस नहीं हो रही है। तुम तो इसके गुलाम बन चुके हो, तुम इसकी चालबाजी नहीं समझोगे, अब वो हमें भी अपना गुलाम बनाएगी। नौजवान और खूबसूरत मुलाजमा ने आकर कहा, महाराज तुमने मेरी सोच की लहरें सुनी हैं, मुझे चेहरे से नहीं पहचानते हो। मेरे ताबेदार शेबा जी ने मुझे एक मुलाजमा की तरह मेज पर नाश्ता लगाने का हुक्म दिया, तो तुम दोनों ने मुझे मुलाजमा समझ लिया। ऐसे वक्त मैंने शेबा जी को गायब दिमाग रखा था। नाश्ता बिल्कुल ठीक है, मैं भी खा सकती हूँ। तुम बाप बेटे ने जूस के 2 गिलास पिए और कमजोर होने लगे। जाओ अब अलग अलग बेडरूम में जाकर लेट जाओ। पारस ने पोरस के पास आकर इन बाप बेटे के हालात बताए, फिर कहा, उमा अब किसी एक पर पहले तरमीमी अमल करेगी, फिर दूसरे पर। मैं देख रहा हूँ तुम मीना और जीना के साथ नाश्ते की मेज पर हो। पोरस ने कहा, हम सब पिछली रात से जाग रहे हैं। मीना और जीना अभी सोने के लिए अपने बेडरूम में चली जाएंगी, मैं भी इन बाप बेटे के दिमागों में आऊँगा। वैसे हम दोनों को भी सोना चाहिए। तुम ममा सोनिया के पास जाओ, मैं सानी से कहता हूँ हमें रिलीफ दें और इन बाप बेटे के अंदर रहकर उमा के तरमीमी अमल को नाकाम ना बनाएं। सिर्फ इतना मालूम कर लें कि उमा इन दोनों के दिमागों को लाक्ट करने के लिए कैसी आवाज़ और लबो लहजा इनके जहनों पर नक्श करती है। इस प्लानिंग के मुताबिक दोनों सोनिया और सानी के पास गए, इन्हें वहां के हालात बताए, फिर इन्हें बाप बेटे के दिमागों में पहुंचाकर दिमागी तौर पर हाजिर हो गए। पोरस एक बेडरूम में था और पारस अभी तक एयरपोर्ट की विजिटर लॉबी के एक सोफे पर बैठा हुआ था। वो वहां से उठकर किसी होटल में क्याम करने के लिए जाने लगा। इसने 5 स्टार के बजाय एक दरमियाने दर्जे के होटल को तरजीह दी। एक होटल में छोटे से काउंटर के करीब आकर अपना सामान रखवाया, फिर काउंटर कीपर से किसी अच्छे कमरे के बारे में पूछना चाहता था। ऐसे ही वक्त एक पुलिस पार्टी ने होटल को चारों तरफ से घेर लिया। वो दिल में बोला, आओ बेटे, ऐसे होटलों में ये क्यों भूल गए थे कि ऐसी जगह शराब शबाब की सप्लाई खुलकर होती है। कई सिपाही राइफलें लिए ऊपर के रिहायशी कमरों की तरफ जा रहे थे। एक इंस्पेक्टर दौड़ता हुआ मैनेजर के पास आया। मैनेजर ने कहा, सर हम तो भत्ता देने में कमी नहीं करते, फिर ये क्या है? फिक्र न करो, फौरन पीने वालों के कमरों से बोतल और गिलास गायब करो। धंधा करने वालियों को पिछले दरवाजे से भगा दो। हमारे डीआईजी साहब अभी आने वाले हैं, जल्दी करो। होटल को एकदम से पवित्र कर दो। इंस्पेक्टर की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक वहां तेजी से अमल होने लगा। तमाम अमला जीने के नीचे ऊपर दौड़ता हुआ शराब की बोतलें और गिलास वगैरह होटल से बाहर ले जाने लगा। धंधा करने वाली औरतों को वहां से भगाया जाने लगा। फिर पूरे होटल में जगह जगह अगरबत्तियां सुलगाई गईं ताकि देसी दारू की थोड़ी बहुत महक हो तो वो अगरबत्तियों की खुशबुओं में तहलील हो जाए। इंस्पेक्टर ने पारस से पूछा, तुम कौन हो? एक तमाशाई हूँ। वो उंगली उठाकर बोला, सीधी तरह जवाब दे, ये इंस्पेक्टर कालीचरण का इलाका है, क्या तू नया आया है? क्या तुझे ये सामान दिखाई नहीं देता? खोपड़ी में इतना भेजा होता कि सामान के साथ होटल में आने वाला मुसाफिर होता है और ये मुसाफिर एक कमरा लेने यहाँ आया है। वो गुस्से से बोला, आज तक किसी ने मुझसे ऐसी बात नहीं की। बात करने से पहले ही इसकी हड्डियाँ तोड़ डालता हूँ, मगर मजबूर हूँ, अभी मेरा सीनियर अफसर आने वाला है। इसने मैनेजर से कहा, ये यहाँ मरने आया है, इसे एक कमरा दो, मैं साहब के जाने के बाद इसके मिजाज ठिकाने लगाऊंगा।
पारस ने मैनेजर से कहा, स्पेशल बड़ा हवादार कमरा और रजिस्टर में लिखो वो कमरा मुझे इंस्पेक्टर कालीचरण ने अपनी जमानत पर दिलाया है, कमरे का किराया नहीं लिया जाएगा। इंस्पेक्टर कालीचरण ने कहा, अबे क्या साहब के आने से पहले मरना चाहता है? नहीं इंस्पेक्टर, मुझे मारना चाहोगे तो एक नए लफड़े में पड़ जाओगे। क्या पता मुझ पर हाथ उठाते ही तुम्हारा डीआईजी साहब यहाँ पहुँच जाए। क्योंकि तुम यहाँ मुझे मुफ्त में कमरा दिला रहे हो, इसलिए साहब को नहीं बताऊंगा कि तुम इस होटल से शराब और तवायफों की दलाली करते हो। वो हलक फाड़ कर चीखा, यू शट अप नॉनसेंस, आई विल से इसकी बात अधूरी रह गई। होटल के दरवाजे के सामने डीआईजी की गाड़ी आकर रुकी। वो अपने मातहतों के साथ गाड़ी से उतरकर अंदर आया। इंस्पेक्टर और तमाम सिपाही सैल्यूट करने लगे। डीआईजी ने इंस्पेक्टर से पूछा, इस होटल का घेराव करते वक्त कोई शख्स होटल से बाहर तो नहीं गया? नो सर, हमने किसी को बाहर जाने की इजाजत नहीं दी है। पारस ने कहा, ये ठीक कहते हैं सर, इन्होंने किसी मर्द को बाहर नहीं जाने दिया, सिर्फ शरीफ और पाक दामन औरतों को पिछले दरवाजे से भगा दिया। कमरे में जो लोग पी रहे थे इनसे ये कहकर छीन ली कि डीआईजी साहब को गंगा जल पसंद नहीं है। डीआईजी ने पारस को जेरे लब मुस्कुराकर देखा, फिर इंस्पेक्टर से कहा, कालीचरण, क्या इतना नहीं जानते कि मेरे रैंक का कोई अफसर शराब और जिस्म फरोशी के केस में छापे नहीं मारता? हाँ, अगर शराब और शबाब के पीछे कोई अहम मामला होता है तब हमें आना पड़ता है। यस सर, आप एक अहम मामले में आए हैं और तुमने किश्वर आनंद को फोन पर ही बता दिया होगा कि मैं इसे गिरफ्तार करने के लिए आने वाला हूँ।